welcome to the second lecture of the 15 minutes booster program for CA Inter, Corporate and Other Laws. In this video, we are going to discuss the important questions and concepts from corporate and other laws, which I feel are important for exam. These are few concepts which you may tend to ignore. There are finer points, finer provisions, which sometimes students ignore. So we are going to highlight all those points and discuss relevant questions. If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to my channel Theory Masters Learning and hit the bell icon so that you get notification for all the booster videos. Do visit my website theorymasterslearning.com for CA books and lectures. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकेंड यूनिट ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो थोड़े से अलग हैं, हटके हैं, कभी कभार हम उसे इग्नोर भी कर लेते हैं। 15 मिनट्स में हम ट्राई करेंगे कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर कर ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आइडेंटिफाई किया है दैट इज ऑन वन पर्सन कंपनी। इट इज माई ऑब्जर्वेशन दैट रिसेंटली इंस्टीट्यूट हैज बीन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम वन पर्सन कंपनी। वैसे प्रोविजंस तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन एक ऐसा प्रोविजन है जो शायद कभी कभार स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं एंड दैट रिलेट्स टू नॉमिनी। नॉमिनी कौन अपॉइंट हो सकता है? नॉमिनी मस्ट बी अ पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. He must be a natural person, he or she, yes, must be a natural person, a citizen of India, and must be resident in India, that is staying for 182 days during the preceding 1 year. वो सब तो हमें पता है, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि नॉमिनी मेजर होना चाहिए या माइनर भी हो सकता है। लॉ बोलता है दैट माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी ऑफ ओपीसी। सिंपल सा पॉइंट लगता है स्टूडेंट्स, लेकिन कभी कभार एग्जाम के टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉमिनी की बात हो रही है ना, क्या माइनर नॉमिनी हो सकता है? आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है लेकिन अच्छी तरह से फ्रेम किया हुआ है। दिस इज एन एग्जाम्पल। राजेश फॉर्म्ड अ वन पर्सन कंपनी। तो देखो ना, मैंने यहाँ पर उसे अपने तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। राजेश हैज फॉर्म्ड अ वन पर्सन कंपनी। अगर आपको वो टेक्स्ट रीड नहीं करना है तो मेरी जो शीट है उस पे ध्यान दो। राजेश हैज फॉर्म्ड अ वन पर्सन कंपनी विद हिज वाइफ रूपाली एज द नॉमिनी। फॉर द लास्ट 2 years रूपाली इज सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस एंड ड्यू टू दिस फैक्ट ही नाउ वांट्स टू चेंज द नॉमिनी। ही हैज अ ट्रस्टेड फ्रेंड राम निवास। तो ये राम निवास उसका फ्रेंड है एंड रक्षक उसका 17-year-old सन है। कैन ही अपॉइंट ऑफ whom? Yes, who can be appointed of these two persons who can be appointed as nominee? बताओ। आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है। ओनली द मेजर पर्सन दैट इज हिज फ्रेंड कैन बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी। तो रामनिवास को ही अपॉइंट कर सकते हैं। रक्षक अभी फिलहाल 17 years old का है, सो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी। सेकेंड कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स जो मैंने ओपीसी में ही आइडेंटिफाई किया है दैट ओपीसी कैन नॉट बी वॉलेंटरीली कन्वर्टेड इनटू आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड सिंस द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कि अगर आपको ओपीसी को कन्वर्ट करना है इनटू आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, यू विल हैव टू वेट फॉर 2 years सिंस इनकॉर्पोरेशन। ये हो गई वॉलेंटरी कन्वर्जन की बात, लेकिन लिमिट्स है यहाँ पर। लिमिट्स क्या बोलता है कि अगर सपोज आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakhs से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे हाईलाइट कर लेते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 50 lakhs से अगर हाईलाइट इंक्रीज हो जाता है या आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर द रेलेवेंट पीरियड इट इज़ मोर देन 2 crore rupees, तो फिर तो आपको कंपल्सरी कन्वर्जन करना ही है। तो ओपीसी कभी वॉलेंटरीली कन्वर्ट हो सकती है, कभी कभार कंपल्सरी कन्वर्जन करना ही पड़ता है इफ दीज लिमिट्स आर क्रॉस्ड। अब वॉलेंटरी कन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा दैट इन केस ऑफ वॉलेंटरी कन्वर्जन द OPC will have to wait for 2 years.
2 साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 साल के अंदर अंदर ये लिमिट्स रीच हो गए तो फिर वो छोड़ो, कंपल्सरी कन्वर्जन हो ही जाएगा। यस, आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। Now, there is another question. Yes, let us go through that question. यहाँ पर देखो आपके स्क्रीन पे, Abha has formed a one-person company with her husband Akhil as the nominee of OPC. तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पेपर होगा एक प्रॉपर, और उसके साथ इसी का एक लिंक भी दिया जाएगा। तो आप इसे एज अ टास्क भी समझ सकते हो। मैंने एक बार टास्क बेस्ड वीडियोस किए थे, 15 डेज चैलेंज किया था। सो यू कैन ट्रीट दिस एज 15 डेज चैलेंज। कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, यू ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा वॉलेंटरी कन्वर्जन और कंपल्सरी कन्वर्जन होता है। कंपल्सरी में लिमिट्स क्रॉस हो गए तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। वॉलेंटरी करने के लिए 2 साल के बाद ही आप कर पाओगे, लेकिन अगर लिमिट्स 2 साल के पहले रीच हो गए तो फिर कंपल्सरीली कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, इवन इफ 2 years हैव नॉट एक्सपायर्ड सिंस इनकॉर्पोरेशन। तो Abha formed a one-person company on 15th October with her husband Akhil as the nominee. Authorized capital and the paid up capital is also rupees 10 lakh. अब उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और वो सोच रही है कि वो ऑर्डर आने से पहले, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले, मैं अपनी ओपीसी को एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दूं। एंड शी इज डिसाइडिंग टू कन्वर्ट द ओपीसी इनटू अ प्राइवेट कंपनी इन द मंथ ऑफ मई 2018। क्या वो कन्वर्ट कर सकती है? इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2017। तो 2 साल कब कंप्लीट होंगे? 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। ओके, then 2 years will get over on 19th October 2009, sorry 14th October 2019। यहाँ पर 2 साल खत्म होंगे। नाउ शी वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इट इन May 2018 itself। उसने ये लिमिट्स तो क्रॉस नहीं किए हैं, उनका पेड अप कैपिटल सिर्फ 10 लाख रुपीज है। तो क्या वो वॉलेंटरी कन्वर्जन कर सकती है? कैन दैट ओपीसी बी वॉलेंटरीली कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी? No, you will have to wait for 2 years since incorporation. Only then you can voluntarily convert your OPC into either private or public company. तो ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आइडेंटिफाई किए थे, एंड ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है लगता बहुत सिंपल है, लेकिन इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। द सेकंड क्वेश्चन विच आई हैव आइडेंटिफाइड रिलेट्स टू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, फाउंडेशन में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर भी आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन 15 है आपके स्टडी मटीरियल का, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सेक्शन 8 से रिलेटेड जिसपे कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। So you can expect a question on this type. तो ये एक ऐसा प्रोविजन है जो जनरली स्टूडेंट्स स्टडी नहीं करते हैं, एंड ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया भी नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन इन 15 मिनट्स बूस्टर क्वेश्चंस में हम ऐसे यूनिक क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी हैं और थोड़े से अलग भी हैं, शायद एग्जाम में कभी पूछे भी नहीं गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 8 कंपनी, ऑल्सो नोन एज लाइसेंस्ड कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एट वन प्लेस चाहिए, जैसे स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस चाहिए, सो डू विजिट माय वेबसाइट theorymasterslearning.com and you will find a book, the CA Compiler Law Bomb for CA Corporate and Other Laws। उस बुक में सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस अरेंज्ड हैं, वो भी यूनिट वाइज। तो पहले आप नोट्स पढ़ोगे, इमिडिएटली आप कंपाइलर के क्वेश्चंस कर लोगे एंड यू विल बी रेडी फॉर एग्जाम। Link is in the description box. Do visit my website theorymasterslearning.com and buy your book today. चलो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। मैंने एक छोटा सा नोट यहाँ पर बनाया है हमारे क्विक रिवीजन के लिए, उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट टू द क्वेश्चन। अच्छा,
सेक्शन 8 कंपनी क्यों बनाई जाती है? व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर सेक्शन 8 कंपनी? एक तो है कि फॉर्मेशन इज फॉर फुलफिलिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स, इट इज फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च. मैंने वन बिलो द अदर लिख दिया है ताकि इट इज ईजी फॉर यू टू मेमोराइज इट फॉर द एग्जाम. तो वो सोशल वेलफेयर, रिसर्च, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब इन्हीं से मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म की गई है. उनका एम प्रॉफिट नहीं है, बट दिस डजंट मीन कि वो कंपनी प्रॉफिट कमाती ही नहीं है. कमाती है, लेकिन जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, वॉट एवर इनकम इज अर्न, दैट इज टू बी यूटिलाइज्ड इन प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट. मैंने वहां पर लिखा है प्रॉफिट इफ एनी, because these companies are formed for charitable objects. Their main aim is not to earn profit, but even if they earn some profit, they will use it for promotion of its object. And the third and the most important point, इस पे भी काफी बार questions आते हैं एग्जाम में, it intends or it prohibits the payment of any dividend to the members. Okay, it intends to prohibit the payment of dividend to members. Please highlight the word dividend. If you want, you can pause the video anytime and take down these notes in your notebook. These are nothing but last minute revision notes. तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस में. एक है कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बनी गई है, उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, और अगर प्रॉफिट हो भी जाता है वो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा. इट इंटेंड्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द मेंबर्स. अच्छा, सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 8 जिससे ये question related है. Okay, the question which you can see on the screen, question 15, is related to this concept. Subsection 9 of section 8. Generally हम ये शायद पढ़े ही ना एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाओगे, और अगर ये एग्जाम में आ गया आपको क्वेश्चन, you will be prepared. Now, in case of winding up और डिसोल्यूशन ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी. अच्छा, वाइंडिंग अप हो रही है तो फिर तो ऑब्वियस बात है बिजनेस बंद कर रहे हैं. ऑल दी एसेट्स विल बी सोल्ड एंड लाइबिलिटीज विल बी पेड ऑफ. लेकिन लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद भी सरप्लस एसेट्स रह जाते हैं. तो लॉ बहुत ही क्लियर है. तुम फॉर्म किए गए थे फॉर चैरिटेबल पर्पस, तुम्हारा एम कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं था. अगर एसेट सेल करने के बाद भी थोड़ा सरप्लस रह जाता है, डोंट डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग मेंबर्स. दिस इज लाइक प्रॉफिट ओनली ना, इट्स लाइक गिविंग देम डिविडेंड और समथिंग इन रिटर्न. लॉ बोलता है, हम बहुत ही क्लियर हैं, अगर कुछ सरप्लस एसेट रह जाता है देन दैट विल बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो हमने पढ़े थे, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कल्चर, रिलीजन, एनवायरनमेंट. तो वैसे ही कोई दूसरी कंपनी जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है उसे ट्रांसफर कर दो, और these surplus assets can be sold and the proceeds can be credited to the insolvency and bankruptcy fund, which is formed under section 224 of the insolvency and bankruptcy code 2016. तो ये बहुत ही नया एक्ट है. तो यहाँ पर एक insolvency and bankruptcy fund बनाया जाता है, उसमें ट्रांसफर कर दो. सो लॉ इज वेरी क्लियर कि आपको वो पैसे का, उस सरप्लस एसेट का क्या करना है. नाउ लेट अस रीड एंड अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू द क्वेश्चन. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब, नेमली द बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब, एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी टू इम्पार्ट क्लासरूम टीचिंग एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग टू ट्रेनी पायलट्स. It was decided to form a limited liability company for charitable purpose under Section 8 of the Companies Act for a period of 10 years. Thereafter, the club will be dissolved and the surplus assets over liability will be distributed among the members as per the usual procedure allowed under the Companies Act. अरे usual procedure तो हम follow ही नहीं कर सकते. जो प्रोसीजर एक्ट में दिया है, देखो यहाँ पर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 8, उसमें जो प्रोसीजर दिया है उसी के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स, क्या उनका ये डिसाइड करना सही होगा? नहीं. यहां पर पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में लिखा है दैट दे आर नॉट इंटेंडिंग टू अप्लाई द प्रॉफिट्स फॉर इट्स ऑब्जेक्ट. उसका कोई इंडिकेशन है नहीं कि तुम जो प्रॉफिट कमाने वाले हो उसको आप कैसे यूज करोगे, उसके बारे में नहीं लिखा. दूसरी बात, जो सरप्लस एसेट्स है यहाँ पर वो यूजुअल प्रोसीजर में तो अलाउ ही नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन. वॉट एवर इज द सरप्लस एसेट्स,
that will be either transferred to another company having similar objects, or it will be the sales, it will be sold and the proceeds will be credited to the insolvency and bankruptcy fund formed under section 224 of the insolvency bankruptcy code 2016. इसके details आपको नहीं लिखने हैं, इतना लिखोगे तो भी चलेगा. Students, you can anytime pause the video and take down notes. The next concept which I have identified is section 22, execution of bill of exchange etc. ये एक ऐसा concept है जो generally students नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि छोटा सा concept है, इतना important भी नहीं लगता है exam के लिए. लेकिन इस पे जो question आया है module में, बहुत ही unique सा question है, तो मुझे लगा कि हमें ये discuss करना चाहिए. I have broken down the entire section into a manageable note. Okay, तो ये note फिर आप अपने notebook में copy कर सकते हो. सेक्शन 22 का सबसे पहला सबसेक्शन क्या बोलता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट shall be deemed to have been made, मतलब हम assume कर लेंगे that it is made, drawn, accepted, endorsed on behalf of the company if it is made, drawn, accepted, endorsed in the name of or on behalf of or on account of the company by any person acting under its authority either expressly or impliedly. अब इसके पीछे का लॉजिक क्या, मतलब ये एग्जैक्टली सबसेक्शन बोलना क्या चाहता है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी डजंट हैव अ माइंड ऑफ इट्स ओन, बट कंपनी इज अ पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. आर्टिफिशियल पर्सन है इसीलिए साइन नहीं कर सकती, लेकिन पर्सन है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स तो एंटर कर ही सकती है ना. अब अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है लेकिन आर्टिफिशियल होने की वजह से उनको साइन नहीं कर सकती, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एंडोर्स नहीं कर सकती, तो कंपनी के बिहाफ पे ये काम किसी और को करना पड़ेगा. अच्छा, अब काम कोई और कर रहा है, ड्रॉ कोई और कर रहा है, एक्सेप्ट कोई और कर रहा है, लेकिन हम मानेंगे कि कंपनी ने अगर उसे अथॉरिटी दी है तो इट इज एज इफ ही इज एंटरिंग इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेकिंग, ड्रॉइंग, एंडोर्सिंग, एक्सेप्टिंग द बिल, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट फॉर द कंपनी. हम मान के चलेंगे साइन भले ही उसका है, लेकिन it is entered into on behalf of for the company in the name of the company, then that instrument is binding on the company. तो it is as if कि कंपनी ने ही वो सब साइन किया है. लेकिन ऑफ कोर्स उस पर्सन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए. आइदर हमने उसे एक्सप्रेस अथॉरिटी दी है या फिर उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है. सो अ पर्सन शैल बी डीम्ड, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, हम मान के चलेंगे कि ये तो कंपनी ने ही बनाया है, कंपनी ने ही ड्रॉ किया है. If it is made, drawn, accepted, endorsed in the name of or on behalf of on account of the company by any person acting under its authority. The word made is generally used for promissory note. The word drawn is used for bill of exchange. Accepted is also used for bill of exchange. Endorsed can be used for any instrument. So we make a promissory note, we draw a bill or a check, we accept only a bill, endorse तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. अच्छा, ये तो हो गया पहला सबसेक्शन. इस पे वो क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, क्वेश्चन बाकी के प्रोविजंस पे बेस्ड है. अ कंपनी मे बाय राइटिंग और अंडर इट्स कॉमन सील, इफ इट हैज अ कॉमन सील. मैंने इफ एनी इसीलिए लिखा है बिकॉज 2015 के बाद अफिक्सिंग ऑफ कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी. सो अ कंपनी मे बाय राइटिंग or under its common seal, if any, authorize any person as its attorney to execute deeds on its behalf. तो सेकेंड सबसेक्शन ये बोलता है कि कंपनी राइटिंग में और सील के साथ, अगर सील है, दे कैन ऑथराइज एनी पर्सन एज इट्स अटॉर्नी टू एग्जीक्यूट डीड्स ऑन इट्स बिहाफ आइदर इन एनी प्लेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. तो हम जिसे अथॉरिटी देते हैं उसके नाम पे अथॉरिटी लेटर बनाते हैं. अगर कंपनी ने उसको राइटिंग में लिया है, सील लगाई है, देन दैट पर्सन कैन एंटर इनटू एनी डीड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. अच्छा, ये अथॉरिटी क्या होगी? उस पर्सन को हम किस चीज की अथॉरिटी देंगे? या तो जनरल अथॉरिटी होगी कि भाई तुम कोई भी डीड साइन कर सकते हो, या हम उसे स्पेसिफिक अथॉरिटी देंगे ओनली फॉर साइनिंग स्पेसिफिक डीड्स. तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अथॉरिटी लेटर में कैसी टाइप की अथॉरिटी देना चाहती है. जनरल अथॉरिटी कि भाई कोई भी डीड साइन कर लो, या स्पेसिफिक अथॉरिटी टू साइन ओनली स्पेसिफिक डीड्स.
तो कंपनी कैसे अथॉरिटी देगी उसे? अथॉरिटी लेटर बना के। फिर वो एज एन अटॉर्नी कंपनी के बिहाफ पे डीड्स साइन कर सकता है। बट वॉट इफ द कंपनी डजेंट हैव अ कॉमन सील? अब देखो, कंपनी राइटिंग में तो कर ही लेगी, लेकिन सील मतलब कंपनी का सिग्नेचर नहीं है, तो किसी ना किसी को तो साइन करना पड़ेगा ना। तो यहां पर लॉ बोलता है देन द ऑथराइजेशन, दैट इज द अथॉरिटी लेटर जो आप बना रहे हो, इट मे बी साइंड आइदर बाय टू डायरेक्टर्स or by a director and a company secretary where the company has appointed a company secretary. तो अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट की है तो वो साइन करेगा एंड अलोंग विद द डायरेक्टर। देन सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? A deed signed by such attorney on behalf of the company and under his seal will be binding on the company. तो ये जो डीड इस ऑथराइज्ड पर्सन ने साइन की है, इट इज एज इफ वो कंपनी ने ही साइन की है। चलो, ये था मेरा कॉन्सेप्ट। अब इसी को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। पराग कंस्ट्रक्शंस इज अ लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मिस्टर पराग, has been signing all the construction contracts on behalf of the company for many years. All the parties, whoever deal with the company, know Parag very well. The company has got a very important construction contract from a renowned software company. Parag Construction will do the construction for this site in partnership with local contractor Firoz Bhai. Mr. Parag signed a partnership deed with Firoz Bhai on behalf of the company because he has implied authority. Later in a dispute, the company denied to accept the liability as a partner. Can the company deny? ये है आपके स्टडी मटेरियल का 11th क्वेश्चन जो हमने रीड किया। क्या लगता है आपको, क्या उसके पास ये अथॉरिटी होगी? स्टूडेंट्स, हमारे नोट का सबसे पहला सबसेक्शन देखो। क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहा है? नहीं, ये तो कुछ अदर डीड्स का क्वेश्चन है ना। ही इज साइनिंग सम अदर डीड, जैसे यहां पर वो एक पार्टनरशिप डीड एंटर कर रहा है। वहां पर आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब द कंपनी शुड गिव यू द अथॉरिटी टू साइन डीड्स। या तो आपको जनरल अथॉरिटी दे देंगे, भाई कोई भी डीड साइन कर दो, या फिर अथॉरिटी देंगे फॉर अ स्पेसिफिक डीड। क्या यहां पर कंपनी ने उसे अथॉरिटी लेटर साइन करके दिया है? ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा। क्या कुछ राइटिंग में है? क्या कुछ उनके कॉमन सील में है? नहीं है ना। सो यहाँ पर एज पर सेक्शन 22 पहले उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन की है कि जो भी आप अथॉरिटी दे रहे हो, इट मस्ट बी अंडर अ कॉमन सील, इट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स का साइन आएगा, 1 डायरेक्टर 1 सेक्रेटरी का आएगा। डीड या तो जनरल होगी और फॉर एनी स्पेसिफिक डीड होगी। डीड इट विल बी एज इफ साइन बाय द कंपनी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक ध्यान देना, यहाँ पर ना उन्होंने लिखा है इट विल बाइंड द कंपनी एज इफ इट वर मेड अंडर इट्स कॉमन सील। ये एक्चुअली और डिलीट कर ओमिट हो चुका है एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 2016। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट के आंसर में ये वाला लास्ट पार्ट है, बट एक्चुअली इट हैज़ बीन ओमिटेड अगर आप अमेंडेड एक्ट देखोगे तो। सो आई डोंट नो वहाँ अभी तक इन्होंने अमेंडमेंट क्यों नहीं किया है। In the present case, there is no written authority which is fixed under the common seal. कुछ भी नहीं है ऐसा। It means that Parag is not legally entitled to execute deeds on behalf of the company. Therefore, deeds are not binding on the company. Company can deny the liability as a पार्टनर। ये अदर डीड्स वाला है, ना तो हमने राइटिंग में उसे कोई अथॉरिटी दी है और ना हमने कॉमन सील अफिक्स की है, तो इसका मतलब है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट्स करने की अथॉरिटी नहीं है। सो दिस वाज वन क्वेश्चन विच आई आइडेंटिफाइड एज यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो इसी के साथ हमारे 15 मिनट आई थिंक थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं आज तो, बट काफ़ी सारे नोट्स हमने डिस्कस किए। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग and keep watching this space for more case study based videos for exam. Do visit my website theorymasterslearning.com for CA books and CA recorded lectures.